गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी आरबीआई ग्रेड बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। आज उस सीरीज का सेट नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर वही रखे गए हैं जो आरबीआई ग्रेड बी के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी आई क्यू। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और पीडीएफ मिलते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कुछ सवाल सीरीज से उठा लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, फिर कुछ सवाल इनइक्वलिटी के देखेंगे और फिर कुछ बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनमें से उठाएंगे सवालों को। देखो क्या कहा है कि एक सीरीज दे रखी है, सीरीज के अंदर आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। एक सीरीज ऐसी होती है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क डला होता है कि इसके अंदर आने वाली टर्म कौन सी होगी। वो वाली जो सीरीज होती है वो इजी होती है इसके कंपैरिजन में, और जो रॉन्ग टर्म फाइंड करने वाली सीरीज होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। रीज़न यहाँ पर आपको लगभग पूरी सीरीज पर ही काम करके देखना पड़ता है, उसी से आपको आइडिया लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करें। तो देखो इसने क्या कहा, पहला जो नंबर है इसका 27 है, फिर आपके पास 34, 51, 75, 107, 147, 195। सीधे सीरीज को पकड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप डिफरेंस उठाना स्टार्ट कर दो। देखना जरा डिफरेंस के अंदर, यहाँ से यहाँ जाते हो तो आपने 7 का एडिशन किया, यहाँ से यहाँ जाते हो तो 16 और 1 आपने 17 का एडिशन कर दिया, यहाँ से यहाँ जाते हो 51 को 75 बनाया तो आपने 24 का एडिशन कर दिया, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 75 में 25 जोड़ोगे 100, 25 में 7 जोड़ोगे तो आपने 32 का एडिशन किया। यहाँ से यहाँ अगर आप जाते हैं तो देखना जरा 147 आपने 40 का एडिशन किया, यहाँ से यहाँ जाते हो तो 150 के ऊपर 45 है, 3 ये हो गया तो आपने 48 का एडिशन किया। कोई सीक्वेंस पकड़ में आ रहा है। देखो गौर से देखना जरा, ये आप अज्यूम कर सकते हो 8 इंटू में 6 है, ये वाली बात आपकी 8 इंटू में 5 है, इस बात को कहें तो 8 इंटू में 4 है, ये वाली बात आपकी 8 इंटू में 3 है। तो इसका मतलब ये जो टर्म होगी आपकी क्या होगी 8 इंटू में 2। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ गए हो 24, इसमें ऐड किया आपने, ठीक है। ये वाली तो मामला परफेक्ट है। यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो आपको क्या करना था 16 ऐड करना था, और आपने ऐड कितना कर दिया 17। तो इसका मतलब एक ज़्यादा ऐड कर दिया, तो ये वाली जो टर्म है आपकी ये क्या हो गई गलत। इसकी जगह होना क्या चाहिए था आपके पास, होना चाहिए था आपके पास 35। देखना 35 अगर होता तो आप क्या करते, यहाँ पर ऐड करते 8 इंटू में 1। 35 होता तो सीधे सीधे आप यहाँ ऐड कर देते 8 इंटू में 2, 16 ऐड करते तो ये 51 बनता। तो जो हमारी यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्रिएट हुई है वो वाली हुई है ये वाली, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। एक सीक्वेंस आपको पकड़ना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा आप ऐसे करें, नंबर्स अगर छोटे हैं तो एज इट इज़ ना लेस करें कि जैसे 75 में से 51 एक चला गया है, इधर से 4 बचेगा 2 बचेगा, नहीं। 51 से 75 दिख रहा है, सीधे सीधे अगर 50 से 75 जाते तो क्या ऐड करते 25, लेकिन 51 से आगे गए हैं तो ऐड कितना किया हमने 24। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, पैरेलल में अगर ट्राई कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। देखना जरा, नंबर आपको गिवन है, गौर से अगर आप देखेंगे तो ये गिवन है आपको 10, उसके बाद आपको गिवन है 4.5, उसके बाद आपको गिवन है 3.5, उसके बाद 5, 16, 122, 1904। देखना जरा यहाँ पर देखो, ऐसी सीरीज को एक पकड़ने का तरीका होता है, जैसे नंबर है यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लास्ट में डिरास्टिक तरीके से इनके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि या तो मल्टीप्लाई के अंदर सीरीज चल रही होगी, या कुछ स्क्वायर होंगे, या क्यूब होंगे, या पावर 4 होंगे। ये पकड़ने का तरीका होता है। अगर आप ठीक ठीक तरीके से 100 सीरीज के ऊपर भी काम कर चुके होते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही शानदार तरीके से डेवलप हो जाती है।
प्रीवियस ईयर के भी आप अपनी एग्जाम के 100 सवाल करके देख लो, इतने में भी आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। चलो, तो किया क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो देखना जरा, 10 से 4.5 ये गया है, तो क्या करते, 10 का तो हाफ कर देते हैं, 10 का हाफ कर दोगे तो 5 आएगा। उस हाफ में से 10 का आपने हाफ किया है, उस हाफ में से आप 1/2 को लेस कर दोगे, ये बात आएगी। चलो ये तो जस्टिफाई हो गई। यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या किया होगा, इसने 1 लेस किया है, लेकिन पैटर्न तो ये फॉलो करना है, तो इसका मतलब इसने 1 से गुणा करके 1 को लेस कर दिया। चलो ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो क्या किया होगा, यहाँ से यहाँ जस्ट डबल करके देखो और उसमें से 2 लेस कर दो। तो एक पैटर्न तो हमारे यहाँ तुरंत पकड़ में आ गया। पहले हाफ किया है, हाफ लेस कर दिया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 लेस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लेस कर दिया। आगे क्या होना चाहिए, आगे एक तरीका तो ये है कि 3 से मल्टीप्लाई करके 3 लेस कर दे, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 लेस कर दे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 15 में से 3 लेस कर दोगे तो आपका 12 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसने 16, और 12 का फिर अगला क्या करोगे, 4 से गुणा करके 4 लेस करोगे 122 नहीं, तो 2 टर्म तो गलत नहीं हो सकती, एक ही कोई हो सकती है। चलो, तो क्या किया है फिर इसने, यहाँ से यहाँ इसने किया इसको 4 गुणा और उसमें से 4 लेस किया है। पैटर्न पकड़ में है, हाफ था, इसका जस्ट डबल 1 हो गया, इसका जस्ट डबल 2 हो गया, इसका जस्ट डबल आपका 4 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस टर्म को लिखना है तो 16 को गुणा करना पड़ेगा 8 से और उसमें से लेस करना होगा 8। 8 6 आपका 48, फिर 8 आपके पास आ गया, 4 ये 12, 128 में से 8 लेस करोगे 120 आएगा। इसका मतलब ये जो पार्ट 122 उसने दे रखा है वो आपका गलत है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम हॉल में कभी भी सीरीज को फिर से नोटबुक पर नहीं उतारा जाता है, प्रयास किया जाता है कि सीधे के सीधे कोई डिफरेंस या पैटर्न देखें जिससे बात पकड़ में आए। मल्टीप्लाई का पैटर्न पकड़ना, स्क्वायर का, क्यूब का पकड़ने का सीधा सा तरीका आपको दिख रहा है कि सीरीज जैसे जैसे आगे जाएगी उसमें ड्रास्टिक चेंज आपको महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे और तुरंत आप इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंस लेने का कोई फायदा है नहीं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्राई करके देखो एक बार के लिए। देखो नंबर आपको दिए इसने 800, 678, फिर 579, 497, फिर 434, 385 और फिर 349। ये आपको सीरीज दे रखी है। देखना जरा, यहाँ से यहाँ अगर आप आते हैं 678 तो ये है ही, ये 800 है, 700 और 800 का अंतर तो कितना, 100 का, ये कितना नीचे है 22, तो इसका मतलब आपने लेस किया है 122। यहाँ से यहाँ अगर आप आएंगे तो देखना ज़रा, इसमें से इसको लेस करोगे तो 9 बचेगा, ये 8 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा 99। यहाँ से जब आप यहाँ आएंगे 497 में 3 जोड़ोगे 500 और 79 ये है आपका, तो आप कह सकते हो 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 82। यहाँ से अगर आप यहाँ जाना चाहते हो, इसमें से इसको लेस करो, 7 में से 4 चला गया 5 और 9 में से 3 चला गया 6, सॉरी 7 में से 4 चला गया 3। यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर डिफरेंस लेना स्टार्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9, ये 9 हो गया है, यहाँ पर बचेगा 4। इससे इसमें आओगे तो 9 और आपका 6 15, 4 और 1 5 हो जाएगा तो 3। कुछ पकड़ में आ रहा है, देखना ज़रा, कुछ अगर पकड़ने का प्रयास करोगे तो हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर। देखना ज़रा, 6 गुणा में 6 आपका 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, इसको लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर है। इसके अलावा और कोई भी लॉजिक पकड़ में आ रहा है? मेरे ख्याल से सीधे सीधे कोई भी बात पकड़ में नहीं आ रही है। एक बार अगर हम लोग डिफरेंस और लेना चाहें, देखो ये लिख सकते हैं हम लोग, लिखा तो सही है ना, देखो 800, 678, 579, 497, 434, 385, 4, ठीक है। इधर से आप देखते हो 36 बनता है 6 का स्क्वायर, ये वाला 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 8 का स्क्वायर होता, यहाँ 9 का स्क्वायर होता, यहाँ 10 का स्क्वायर होता, यहाँ 11 का स्क्वायर होता, ऐसा होना चाहिए था। कुछ कुछ गौर से देखोगे तो बात पकड़ में आ रही है। कैसे भाई, 11 का स्क्वायर उसमें 1 ऐड कर दिया, यहाँ क्या है 10 का स्क्वायर उसमें से 1 ऐड कर दिया,
यहाँ 9 का स्क्वायर है उसमें एक ऐड कर दिया, यहाँ 8 का स्क्वायर है उसमें से एक लेस कर दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ गए हो तो सिर्फ 7 का स्क्वायर, और होना क्या चाहिए था 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब ये डिजिट आपकी बिगड़नी थी, और अगर इसमें चेंज आ गया तो अगला जो डिफरेंस है वो इस पैटर्न को वैसे ही फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा जो करेक्ट रिजल्ट हो गया वो क्या निकल के आ गया 385। ठीक है, एग्जाम में स्क्रीन पर देख करके आपको ये डिफरेंस वाला पैटर्न लिखना होता है, इसी के ऊपर दिमाग लगाना है कि कैसे ना कैसे करके ये, क्या ये किसी क्यूब के नज़दीक है, क्या ये किसी स्क्वायर के नज़दीक है, क्या कोई टेबल का पैटर्न चल रहा है। इस टाइप से आपको अलग अलग संभावनाओं पर काम करना होता है। ये काम आपको एग्जाम हॉल में ऊपर वाला नहीं करना। इतना पार्ट आप लिखते हो डिफरेंस का, इसी के बेसिस के ऊपर आप दिमाग लगाते हो, तभी आपका स्पीड से क्वेश्चन डील किया जा सकता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो देखना क्या कहा। देखो सीरीज दे रखी है इसने, 1 है, 1 के बाद आपको गिवन है 12, उसके बाद 120, फिर 960, देन आपको बता रखा है 5780, फिर 23040, फिर आपको दे रखा है 46080। ये पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक ठीक अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ से देखो, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सीरीज में देखो डिरास्टिक चेंज आ रहे हैं, डिरास्टिक चेंज आ रहे हैं। तो मतलब सबसे सीधा तरीका तो ये है कि भाई मल्टीप्लाई के थ्रू बात को पकड़ने का प्रयास करो। चलो देखते हैं, यहाँ से यहाँ आया तो 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ देखो 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ देखो 12 का, 10 का, 8 का, इधर क्या आना चाहिए था फिर 6 का, इधर कितना आना चाहिए था 4 का, इधर कितना आना चाहिए था 2 का, जस्ट कम होता जा रहा है। जो भी कोई टर्म ये जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पर, ये वाली टर्म्स आपकी कंटिन्यूस जस्टिफाई हो रही है। इसको चेक करें तो 606, 6 गुणा 6 36 आना चाहिए था, इसका मतलब ये टर्म आपकी गलत हो गई। और ये अगर टर्म गलत हो गई तो ऑटोमेटिक अगले वाली टर्म गलत लिखी ही जानी है। इसके बेसिस पर चेक करोगे तो इसके बेसिस के ऊपर इस टर्म को आपने गलत लिख दिया, पैटर्न आपका बिल्कुल फॉलो हो रहा है, लेकिन इसके बेसिस पर इसका रिलेशन बताओगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। अगर आप करेक्ट टर्म लिखेंगे फिर रिलेशन बताएंगे तो वो करेक्ट निकल के आएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि सर ये 2 टर्म गलत लिख रही हैं, रिलेशन ही नहीं बन रहा है इनका, नहीं, ये गलत हुई है, उसके बेसिस के ऊपर हमें 4 टाइम्स ये दिख नहीं रही है तो ये गलत नहीं है, उसका जस्ट डबल आपको दिख रहा है। तो असल में देखा जाए तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ये वाला। एग्जाम में क्या करना था एग्जाम में क्या करना था, ऊपर वाली टर्म्स आपको नहीं लिखनी होती है कभी भी, एग्जाम हॉल में ही सीधे सीधे दिमाग लगाते। एक बार ट्राई करके देखते हैं, एग्जाम हॉल में क्या लिखते भाई, 1 से 12 चला गया 12 गुना, अगले में 10 गुना, फिर उससे अगले में 8 गुना। ये पैटर्न आपको दिख ही रहा है। आगे की टर्म का सीधे नहीं पता, उससे आगे की टर्म का सीधे नहीं पता, फिर आपको दिख रहा है डबल। अब आप पकड़ ले गए कि यहाँ 6 टाइम होगा, यहाँ 4 टाइम हो गया। तो ये जो टर्म दिख रही है 960, इसका 6 टाइम्स आपने करके देखा, 6 गुणा 0 0, 6 गुणा 6 36 आता है। इसका मतलब सीधे सीधे आप कह सकते थे 5780 जो है आपकी रॉन्ग टर्म है। ये एग्जाम अप्रोच होती है। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों की आदत ये होती है कि वो क्या करते हैं, स्क्रीन से देख करके हर सीरीज को उतार लेते हैं, कि सीरीज का जो भी क्वेश्चन चलेगा पहले स्क्रीन पर देखा, उसको फिर से उतार लिया, फिर उसमें दिमाग लगा रहे हो। ये आपका बताता है कि आप लैक ऑफ प्रैक्टिस है, या तो आपकी कि प्रैक्टिस आपने बहुत कम कर रखी है, तब आपको ये काम करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई भी सपना है कि भाई ये मेरी पर्टिकुलर एग्जाम है, मुझे इसमें सेलेक्ट होना है, तो कम से कम यार 400-500 सीरीज को तो अटेम्प्ट करके देखें ही देखें आप एग्जाम से पहले। रीज़न है, अगर पूछेगा तो वो लगातार 5 सवाल आपसे इन्हीं के बेस्ड पर पूछेगा। तो ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल गया कि 5 में से 4 सीरीज आप पकड़ लेते हो सीधे सीधे। कोई एक कंफ्यूजिंग हो सकती है तो उसको उतार करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सभी को नहीं उतारा जाता है, सभी को उतारेंगे तो वही है कि जितना टाइम इसको सोल्व करने में नहीं लगता है, उससे ज़्यादा टाइम आपका इस सीरीज को लिखने में लग जाता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना जरा, आपको एक टर्म दी है 7, फिर आपको दिया है 11, देन आपको गिवन है 19, देन
35, देन 68, देन 131। कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा है, तो फिर एक बार के लिए ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 4, यहाँ से यहाँ का 8, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो कितना 16, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो डिफरेंस आप देखते हैं ये कितना आ रहा है 33, और ये वाला जो डिफरेंस आप देखते हैं ये कितना आ गया 8 और 3 11, 63। ठीक है, अब यहाँ देखो सीधे सीधे पकड़ आ रहा है 4 से 8, 8 से 16, 16 से क्या होना चाहिए था 32 होना चाहिए था। अगर आप इसके अंदर 32 ऐड करते तो ये बनता 67, और फिर इसके अंदर आपको 64 ऐड करना था, 64 ऐड करते तो 131। ये टर्म सही है, कोई समस्या नहीं है, ये यहाँ तक भी टर्म सही है। गड़बड़ ये कर रही है, और ये एक टर्म गड़बड़ करेगी तो इसका मतलब आपको आगे मिलने वाले दोनों के दोनों रिलेशन ही सही नहीं मिलते हैं। तो जज करने का सीधा सीधा सा तरीका है कि जो सच में गलत लिखी हुई है उसकी वजह से डिफरेंस आपको अलग तरीके से नजर आता है, तो ये नहीं कह सकते कि आगे वाली गलत है। नहीं, करेक्ट अगर आप चेक करते तो सीधे सीधे आपको ये मिल जाता, तो आपका करेक्ट रिजल्ट क्या हो जाता, ये वाला। अभी एक बार के लिए इसको एग्जाम के हिसाब से हम ट्राई करें तो आपको सुधार क्या करने। सीरीज अगर इजी है, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं मिल रहा आपको, तो सीधे सीधे क्या लो डिफरेंस। 7 से 11 का डिफरेंस 4, फिर आपका 8, उससे अगले में 19 और ये 16, उससे आगे आप देखोगे तो कितना डिफरेंस है 33, उससे आगे आप देखोगे तो डिफरेंस आपका 63। ये तो पता चल गया 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। सीधे ही अगर आप ट्राई करना चाहें कि इस टर्म से उस टर्म में जाते तो क्या ये पैटर्न फॉलो होता, तो 60, 30, 90, 96 ऐड करके देखो 35 में। 35 में 96 आपने ऐड करके देखा 131 को जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ है, 131 में नहीं है, गड़बड़ है उसने 68 जो लिख रखा है उसके अंदर। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। असल में इन क्वेश्चंस को डील करने का तरीका एग्जाम का यही होता है। प्रयास करें कि सीरीज ना उतारनी पड़े। जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तब आप इस टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बस स्क्रीन के ऊपर देखा सीधे सीधे, या फिर कहीं सीट से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रयास करें उसको देख करके जहाँ सोल्व कर रहे हैं वहाँ ना लिखना पड़े। एक बार आपने आदत डेवलप कर ली तो आप अपनी सीरीज सोल्व करने का जो पहले टाइम लेते थे उसका अब आपको 50% ही टाइम लगेगा। चलिए भाई, अगला सवाल देखना जरा। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो, लैंग्वेज काफ़ी लंबी है। देखो क्या कहा कि 40% छूट पर एक वस्तु बेचने के बाद 22% का नुकसान होता है, इसलिए दुकानदार ने वस्तु के चिन्हित मूल्य में 40% की वृद्धि की, लेकिन समान छूट प्रतिशत की अनुमति भी दी। यदि उसने चिन्हित मूल्य बढ़ाने के बाद लाभ के रूप में 184 रुपये कमाए तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा तरीका है। देखो क्या कह रहा है, पहले केस में आप मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी सीपी, पहले केस में लॉस कितने का हुआ उसे 22% का। सीपी 100% होती है, इसका मतलब सीपी के 78% पर बेचेगा, और जिस रेट पर बेचा जाता है वो आपकी सेलिंग प्राइस। ऐसे ही मार्क प्राइस लिख लेते हैं। मार्क प्राइस एमपी है, 40% का डिस्काउंट, इसका मतलब इसके 60% में इसे बेचना पड़ेगा। इसे आप सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट करोगे ये 30 बार, और 2 से करोगे ये आपका 39 टाइम्स। अच्छा 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से कर देते सीधे सीधे, 6 से करते तो 10 बार, और 13 6 78। सीपी अपोन में एमपी की अगर हम लोग बात करें तो आप पाएंगे सीपी 10 रुपये है, मार्क प्राइस कितनी है 13 रुपये। अब क्या कह रहा है, दुकानदार ने जो मार्क प्राइस थी उसमें 40% का इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, अगले केस के अंदर आप देखो सीपी 40% का इंक्रीज कर दिया, और फिर क्या कह रहा है, लेकिन समान छूट प्रतिशत की अनुमति भी दे दी। तो क्या करेगा, इसका 40% जैसे 13 रुपये है उसका 40% बढ़ा के लिखेगा तो 140% लिखेगा। ये क्या हो जाएगी नई मार्क प्राइस। इसके ऊपर डिस्काउंट उतना का उतना मेंटेन करना है,
तो इस मार्क प्राइस पर 40% का डिस्काउंट दे देगा, तो इसके कितने में बेचेगा? 60 में। 60 क्या होता है? 3/5। परसेंटेज को हटा करके अपोन में 100 लिख सकते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट इसका कैंसिल आउट हो गया। ऑल ओवर जो कीमत निकल के आ गई हमारी वो कितनी है? 13 गुणा में 14 गुणा में 3/50। ये हमारे पास कीमत निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है? ऐसा करने पर उसे लाभ कितने रुपए का हुआ? 184 रुपए का उसे लाभ होता है। यहां से यहां पर उसे 184 का लाभ होता है। हमें चाहिए क्या भाई? हमें चाहिए इसका 10 का और इस वाले पार्ट का डिफरेंस। डिफरेंस लेने का सीधा सा तरीका है, दोनों का एलसीएम ले लो, 50 ले लिया। ये वाली बात लिखोगे 13 गुणा 3 39 गुणा में 14 और माइनस करोगे 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक मिनट देखो, उलझाते नहीं है सवाल को, इजी कर देते हैं। देखो ये जो हमने निकाली है कीमत, फिर से थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड कर दो, कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। देखो बात को अंडरस्टैंड करना। अगले केस में क्या है? सीपी आपकी 10 रुपये हो गई है, मार्क प्राइस पुराने वाली कितनी है? 13 रुपये। लेकिन क्या कह रहा है कि इसको क्या करो? बढ़ाओ, 40% बढ़ा दो, जितनी भी थी 40% बढ़ाएंगे तो इसका 140% लिखेंगे, जो कि क्या होगा? 14/10 लिखा। ये क्या है? नई मार्क प्राइस। इस नई मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 40% का, तो कितने में बेचेगा? 60 में। 60% क्या होता है? 3/5। ये आपकी सीपी आ गई, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। इसी पार्ट को थोड़ा सा इजी करना है तो क्या कर दें? चीज़ों को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से काट दो 7 बार 5 बार, 25 इधर आ जाएगा, 250 अनुपात 7 गुणा 3 21, 13 से करोगे 3 बार 26 और 1 27। क्या कंक्लूजन निकला? 250 रुपये का आर्टिकल 273 में चला गया। कितने का फायदा हुआ? फायदा हुआ 23 का। 23 का ना होकर के कितना है? 184 का। किससे गुणा किया है? देखना जरा, ये लगभग 20 है तो इसे हम लोग गुणा कर सकते हैं। 6 से करोगे 7 से 140, 8 से करोगे 8 3 24, 16 और 2 आपका 18। आपसे क्या कह रहा था? आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? 250। मल्टीप्लाई करना है 8 से, 0 25 8 आपका 200। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा सवाल चला गया। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे डील किया जाए। देखो एग्जाम में डील करना, ये तो आपकी एक थी अंडरस्टैंडिंग कि असल में ये सवाल ऐसे चलते हैं। एग्जाम में जब आप इन सवालों को डील करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक क्या होता है? 22%, तो सीधे सीधे क्या करते हैं? सीपी का 78% एसपी है और मार्क प्राइस का जो 60% आपको दे रखा है वो क्या है आपका? मार्क प्राइस का 60% आपकी एसपी, दोनों इक्वल हो गई। तो यहां से सीपी की ये वैल्यू हो गई, एमपी की ये वैल्यू हो गई। अब आगे लिखोगे 60 रुपये में आर्टिकल खरीदा है, 78 लिखे हैं, लेकिन इसकी कीमत को भी 40% बढ़ाना है, तो क्या लिखोगे? 14/10, 140%। इस पर 40% का डिस्काउंट, नई मार्क प्राइस है तो कितने में बेचोगे? 3/5 में। इसको आप सोल्व कर दो, जैसे 50 का इधर से गुणा कर दो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। सीधे भी कर सकते हो, यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3000। रेशियो में लिखोगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपका लंबा जा रहा है। और इजी करना चाहते हो कि कैसे इजी करें, तो कटिंग भी कर सकते हो। 3 से काट दिया, यहाँ पर 20 बार कट गया। 5, ये वाला 7 बार आपने काट दिया तो ये 2 बार आ गया। यहाँ पर 5 से काटो, सॉरी 2 से काटो 5 बार, 5 5 25 गुणा 2 50, यहाँ वैल्यू 500 बन गई। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। असल में इतना ही लिखना था, एक रेशियो बनेगा उसका कंपेरिजन करोगे। और बाकी बैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान रखना। और अदर जितनी भी एग्ज़ाम्स है, चाहे आपकी एसएससी हो और ये जो भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो, वहाँ पर 100% स्कोर करना इजी वे में पॉसिबल होता है। बैंकिंग एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना इजी वे में पॉसिबल नहीं होता है। कुछ एक सवालों को छोड़ देंगे तो उनके अंदर बाकी जितने भी सवाल बचेंगे, सवाल कैलकुलेटिव नेचर का जाता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख कर के ही हमेशा तैयारी करें। और इसी वजह से इनमें 100% स्कोर भी नहीं होता है और कट ऑफ की उतनी एक्सट्रीम लेवल पर मारामारी नहीं चलती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना जरा क्या कहा, देखो स्टार मार्क कर देना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक दुकानदार 2 उत्पाद ए और बी बेचता है। वह उत्पाद ए को X% लाभ पर
और उत्पाद बी को 8% हानि पर बेचता है। ठीक है, ए और बी दो प्रोडक्ट हैं, पहले वाले को X% प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को 8% लॉस पर। दोनों प्रोडक्ट की जो कुल बिक्री का मूल्य है वो कितना है, 4344 रुपये है, 4344। दोनों की सेलिंग प्राइस आ गई। उत्पाद ए और बी का लागत मूल्य कितना है, 4 और 3, 4 और 3 के रेशियो में है। यदि दुकानदार ने उत्पाद बी को बेचने पर हुए नुकसान प्रतिशत के बराबर नुकसान प्रतिशत पर उत्पाद ए बेचा था तो उसका विक्रय मूल्य 2208 रुपये आता। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक्स का मान निकालना है। ऊपर वाले को तो छोड़ो, पहले दिमाग लगाते हैं हम लोग इस नीचे वाले पार्ट पर कि बी को उसने कितने पर सेल आउट किया था, 8% लॉस पर, और कह रहा है कि अगर वो ए को 8% लॉस पर बेच दे तो उसे पैसे मिलते हैं 2208। तो हम सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। ए की जो प्राइस है वो हमने मान ली ए रुपए, मान ली 8% के लॉस पर बेचना है तो कितने परसेंट पर बेचोगे भाई, 92% पर। लिखा 92/100, और ये जो कीमत निकल के आ गई ये कितनी है आपकी, 2208 रुपये लिखा जा सकता है। चलो कैंसिल आउट करने का प्रयास करें। सीधे सीधे अगर हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बात बनेगी हमारी, देखना 92 गुणा में 2, 92 गुणा में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 184। 220 में डिफरेंस, 20 आपका ऊपर वाला, 16 नीचे वाला, तो 336 का डिफरेंस। 8 आपने यहां पर लगा दिया। इसको अगर गुणा करोगे 368, 4 गुणा 2 8, 9 4 36, 4 बार कैंसिल आउट हो गया। ए की जो फाइनली कीमत आ गई वो कितनी आ गई, 2400 रुपये। रेशियो में किसको बताता है भाई, ये 4 को बताता है। तो बी की कीमत रेशियो में 3 है तो ये 600 गुणा पर बैठा है, 600 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी की जो कीमत है वो कितनी निकल के आ गई, 1800। ये आपने काम सीधे सीधे यहां से सोल्व कर दिया। अब एक्स की तो वैल्यू निकालनी थी आपको एक्चुअल में, देखा जाए, देखना जरा। ए और बी को बेचता है, ए को बेचने पर X% का लाभ, तो 2400 रुपये में ए को खरीदा था, X% का लाभ तो 100 प्लस X, और क्या लिख दें हम लोग यहाँ पर, परसेंटेज लिखा जा सकता है। यही तो होता ना, मान लो 10% का लाभ होता तो क्या लिखते, 100 प्लस 10, 110%। सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं हम लोग। तो बी को 8% लॉस पर बेचता है तो बी 1800 रुपये इसकी कीमत थी, 8% लॉस, इसका मतलब इसका 92%। दोनों की जो सेलिंग प्राइस मिली हमें वो कितनी है, 4344 लिखा जा सकता है। चलो सोल्व करेंगे तो परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर देगा, परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर देगा। अब कुछ ना कुछ परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब सारा मामला सेटल तो होगा। कुछ कॉमन लग रहा है तो देखो 4 4 8 3 12 4 15, 3 का डिवीजन जा सकता है, लास्ट में 2 है, 6 का डिवीजन कर सकते हो। 6 से करोगे तो 4 बार, 6 से करोगे तो 3 बार, 6 से करोगे 6 7 42, 6 2 12, 6 4 24, ये आ गया। सोल्व कर देते हैं भाई यहाँ से। ये आपका बन चुका है 400 प्लस का 4x बराबर 724 माइनस 3 गुणा 2, यहाँ से 6 बना है, 9 3 27 बना है, और 400 इधर ले आते हैं तो ये 676 यहाँ से हो गया हमारा। 4x की वैल्यू जो है वो लेस करोगे 8 बार, 7 और 1 8 है तो 4 बार, और ये ख़त्म हो गया तो यहाँ से बन गया आपका 12। ये हो गया आपका रिजल्ट। ये एक सटीक डायरेक्शन है, मतलब वो ये टिपिकल सवाल है, तो हर सवाल में इस बात की उम्मीद नहीं करनी है आपको कि सवाल माइंड में हो जाए। सवाल की लैंग्वेज आसान होगी, डेटा भी आसान होगा, उस सवाल को आप माइंड में कर सकते हैं। कुछ पार्ट चैलेंजिंग है तो बीच बीच में हम लोग माइंड का यूज कर रहे थे कि यहाँ 2400 आ गया है तो सीधे ये बात स्टार्ट करते, बी की वैल्यू 1800 सीधे आप लिख सकते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। स्टार मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अमित, भरत और चिराग ने 1:2:4 के रेशियो में निवेश के साथ एक व्यवसाय स्टार्ट किया। अमित, भरत और चिराग 3 लोग हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनका 1:2:4, मतलब अगर अमित 1 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो भरत 2 और चिराग 4।
6 महीने के बाद अमित ने पहले की तुलना में आधी राशि का निवेश किया, मतलब जितना उसका इन्वेस्टमेंट चल रहा था उसका हाफ और कर दिया उसने। चलो, फिर भरत ने पहले की तुलना में दुगुनी राशि का निवेश, पहले उसने जितना कर रखा था उससे डबल और कर दिया। जबकि चिराग ने अपने निवेश का 1/4वां हिस्सा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उनके मुनाफे का अनुपात क्या होगा? देखो, 3 लोग हैं, एक हमारे पास हो गया है अमित, एक हो गया है भरत और दूसरा हो गया हमारे पास चिराग। 1:2 इसके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो देखना जरा, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे अमित का इन्वेस्टमेंट शुरू के 6 महीने के बाद मामला चेंज हुआ है। स्टार्टिंग में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 6 महीने तक कितना हो गया? 6 गुना 1 बिजनेस वैल्यू सिखाया था, पीछे कर चुके हैं। बिजनेस वैल्यू क्या होती है? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया। पीछे जब हमने सवाल देखे इस टाइप के तो डिटेल में आपको समझाया जा चुका है, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। 1 रुपया इसका 6 महीने तक लगा रहा, ठीक है। भरत की बात करें, 2 रुपये इसके 6 महीने तक लगे रहे, तो 6 गुना 2 बिजनेस वैल्यू 12 और उसके 4 रुपये 6 महीने तक लगे हुए तो 24। अब क्या हुआ देखना, 6 महीने के बाद अमित ने पहले की तुलना में आधी राशि का निवेश किया। तो इसका मतलब पहले उसने 1 रुपया इन्वेस्ट कर रखा था, आधा और इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? 1.5। अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट 1.5 है। 1.5 को 6 से करोगे, टोटल अगले 6 महीने का बिजनेस वैल्यू जो आपके पास आया वो है 9 रुपये। भरत ने पहले की तुलना में दुगुनी राशि और इन्वेस्ट कर दी। 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसका चल ही रहा था, इससे डबल मतलब 4 रुपये का और कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका अगले 6 महीने के लिए हर महीने मनी इसकी 6 है और 6 गुणा में 4 आपका 24 हो गया, लिखा जा सकता है। 6 गुणा 4 नहीं, 6 गुणा 6 36। फिर से समझो, भरत ने 2 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 6 महीने तक का हिसाब कर लिया, अगले 6 महीना का कर रहे, 2 तो इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है, डबल और कर दिया उसने। क्या किया? पहले भरत ने पहले की तुलना में दुगुनी राशि का निवेश किया, पहले जितना भी था उसका डबल, तो 2 रुपये तो था ही, डबल 4 रुपये और लिया है, तो कुल मिलाकर 6 रुपये हो गए, 6 महीने के 36। चिराग ने निवेश का 1/4वां हिस्सा वापस ले लिया, तो इसका मतलब बिजनेस वैल्यू गिरेगी, नेगेटिव होगी। 4 रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे, अब बिजनेस के अंदर कितने चलेंगे? उसके 1 रुपया उसने हटा लिया, तो बिजनेस में 3 ही रुपये रहे अगले 6 महीने के लिए। 6 गुणा 3 18। आप इसको चाहें तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले 12 महीने का हिसाब कर दो शुरू वाले पैसे का, फिर किसने किसके साथ क्या किया उसके हिसाब से डील कर दें, जो ठीक लगे। देखो, 6 से सारे डेटा कट रहे हैं, तो ये 6 से काटो, 9 और 6 आपका 15 लिख लेते हैं एडिशन करके, ये आपका 48 आ गया, और यहाँ से 8 4 12 20 3 40 आ गया, 42 हो गया। किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5:16:14 आ गया। लास्ट के एंड में उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा भाई? 5:16:14। कोई भी ऑप्शन नहीं आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, एक तरीका और सोच लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही हिसाब करें, आप ऐसे भी डील कर सकते हो कि भाई इन्होंने इतना पैसा लगाया, 6 महीने के बाद जो कुछ नया हुआ उसको अलग से देख लेते हैं। अब देखो, अमित ने 1 रुपया लगाया 12 महीने के लिए, 12 रुपये बिजनेस वैल्यू, इसके 12 के हिसाब से 24 रुपये, तीसरे के 12 के हिसाब से 12 गुणा 4 48 रुपये। अब अमित का एक्स्ट्रा जो हिसाब है वो बाद में करते हैं कि 6 महीने तक का तो हो गया, हमने ये जो पैसा डाला है हमने ये मान लिया इन्होंने पूरे साल रखा, अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया है या एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने निकाला है उसका हिसाब करेंगे कितने महीने के लिए? बचे हुए 6 महीने के लिए। अमित ने पहले की तुलना में आधी राशि, तो इसका मतलब क्या होगा? 12 रुपये इन्वेस्ट किया पूरे साल के लिए, 1 रुपया कर रहा था, ये आधा करेगा अब एक्स्ट्रा के अंदर, तो 6 का हाफ करोगे तो 3 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। फिर अगले केस में क्या करोगे? भरत ने दुगुना, पहले 2 रुपये चल रहे थे, इसने 4 किए, लेकिन 6 महीने के लिए, तो 6 गुणा 4 24। फिर इसने क्या कहा कि चिराग ने अपने निवेश का 1/4 पार्ट जो है यहाँ पर निकाल लिया। 1/4 1 रुपया होता है, तो 6 महीने के हिसाब से 6 रुपये निकल चुके हैं। एडिशन करोगे 15 48 और यहाँ से 42, 3 से काट दिया, 5 16 और 14, ये हमारा रिजल्ट हो गया ऑप्शन ए।
ये दो डायरेक्शन है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप इसको डील कर सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा, एक जार के अंदर, पूरा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से कंप्लीट। देखो एक जार में 4:1 के रेशियो में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिक्सचर है। जब 10 लीटर का मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल बी जार में डाला जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। जार में निहित तरल ए की मात्रा। देखो ये आपके जब मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया था तो आपको करवाया था FOF मेथड। इससे बेहतरीन कोई भी मेथड नहीं है मिक्सचर के अंदर, तो आप जरूर इस मेथड पर फोकस करें। नहीं देखा है तो देख लें भाई, क्योंकि ये सवालों को एक लाइन में सोल्व करने का दम रखता है। जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आप उसे एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद सवाल का एकदम ईजी पार्ट बचता है, अगली लाइन में उसे डील कर लें। देखो इनिशियल लेवल पर क्या है, बर्तन है। फोकस ऑन फिक्स में ये देखा जाता है कि कौन सी क्वांटिटी आपकी फिक्स है, जो फिक्स होती है। अब शुरुआत में तो 4:1 मतलब शुरुआत में हमने मान लिया मिक्सचर कितने लीटर का, x लीटर का। 10 निकाल दोगे तो दोनों ही चीजें बदल गई ना, दोनों में ही कमी आई क्वांटिटी के अंदर, रेशियो नहीं बदला, क्वांटिटी बदल गई। अब ये स्थिति है बर्तन की। अब इसके अंदर बाहर से क्या डाल रहे हो, 10 लीटर, तो वापस इसमें 10 ऐड करोगे, x लीटर का हो गया। b डाला है तो फिक्स क्या है आपके पास, a की क्वांटिटी पहले देखना 4 है, टोटल 4 और 1 5 बराबर। पढ़ा हुआ होगा तो ये सवाल एकदम नकली लगेंगे आपको, नहीं पढ़ रखा तो यही लगेगा कि यार क्या चैलेंजिंग मामला चल रहा है। अब 2:3 2 5, इसको इससे सोल्व किया, इसको इससे काटा, 2x और x इधर आ गया, तो ये कितना आ गया भाई 20। इनिशियल लेवल पर जो क्वांटिटी थी जार के अंदर वो 20 लीटर की थी। पूछा क्या है, a कितना था। a की बात करें तो a है 4, b है 1, तो टोटल 5, तो ये कितना आ जाएगा 16। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो अगर अभी तक आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप ज़रूर सीखें। रेशियो जो करते हो, बैलेंस करते हो, इक्वल करते हो, इस टाइप का जो काम भी करते हो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आंसर इसका 16 आएगा, पीछे की तरफ गायब हो गया था। तो आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इनइक्विलिटी का सवाल देखना जरा क्या कहा और हमने क्या सीख रखा है, दोनों ही बातें देखते हैं। इनइक्विलिटी नहीं पढ़ रखा है तो एक बार सर्च कर ले, इनइक्विलिटी बाय वासु सर, लॉजिक आपको पकड़ में आ जाएगा। देखो पहली क्वांटिटी, पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहा इसने। 5x² प्लस का 19x प्लस का 12 बराबर 0। अमूमन स्टूडेंट क्या करता है कि ये 60 बनेगा, फैक्टर निकालेगा इसके। 60 कैसे बना सकते हो, 15 और 4 से बना सकते हो, ठीक है। हमने क्या सीख रखा है, हम सीधे सीधे यहाँ जो फैक्टर बनाते हैं आपको सिखाया है, रूट के लिए इनका साइन चेंज कर दो, कर दिया। अगर x² का मल्टीपल है तो वो डिवीज़न में आ जाएगा, डिवीज़न में भी आ गया। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, -3 और माइनस का 0.8 लिखा जा सकता है। अगला जब पार्ट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5y² प्लस का 28y प्लस का 15 इक्वल्स टू में 0। ये कितना है भाई 75। फैक्टर जब आप करोगे तो क्या बनेंगे 28 के, 25 और 3। रूट जब निकालोगे तो ये जो है इसका डिवीज़न भी होगा, साइन भी चेंज होंगे, लिखा। तो वैल्यू कितनी आ गई, -5 और -0.6 आ गया। अब असल में देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, बात को अंडरस्टैंड करना। इसकी जो वैल्यू है ये मैंने मान लिया इधर मेरा 0 है, 0.8 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 0.8, -3 इधर आ रहा है। ये वैल्यू किसकी है भाई, आपकी x की। y की लिखोगे 0.6 तो पहले ही रह गया, -5 आपका इधर आएगा, तो ये y की वैल्यू। एक दूसरे के अंदर चीज़ें जब भी फंसना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस केस में आप कह देते हैं कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। अब काम की बात सुनो, एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना करना है, ये आपको सिखाया जा चुका है। मुद्दा ये है कि अगर आपके पास सटीक अप्रोच है उसे अप्लाई नहीं करते तो इसका मतलब ये तो बेवकूफ़ी करना होगा। इस सवाल को सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे, लेकिन आपको क्या सिखाया था मैंने,
अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं कंटिन्यूस, तो आपको ये सिखाया, एक बनाओ लाइन। लाइन बनाओगे, यहाँ पर देखो पहले में 12 गुणा 5 60 बन रहा है, फैक्टर करोगे 15 और 4, साइन चेंज करोगे, माइनस का 15 माइनस का 4, 5 का डिवीजन करना है, एक आएगा माइनस का 3, लिख लिया यहाँ पर। माइनस का 4 है, उसमें 5 का डिवीजन करोगे तो 0.8, 0.8 इधर रह जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, x की है, सिखाया जा चुका है, ये x की वैल्यू है। y में देखो 15 गुणा 5 75, 28 के टुकड़े करोगे 25 और 3, साइन चेंज करो, माइनस 25 माइनस 3, 5 का डिवीजन करोगे, माइनस 5 में 25 में करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा, 3 में डिवीजन करोगे माइनस का 0.6, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.6। अब आपको सिखाया था अगर एक दूसरे के अंदर फंसे, आंसर रिलेशन कब बनता है, जब एक पार्ट इधर हो एक पार्ट आपका इधर हो, तभी स्टेब्लिश होता है। अगर स्टेब्लिश हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है लेकिन इससे, इस वाले से ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, रिलेशन नहीं बनेगा। ये आपको सिखाया जा चुका, तो सीधे सीधे इतना ही काम करना था कि विदिन 10 सेकेंड आप इन सवालों को डील कर सकते हैं, अगर आपकी इनके ऊपर ठीक सटीक अप्रोच है। अप्रोच अगर आपके पास ठीक नहीं है तो आज भी बच्चे इसके अंदर वही करते हैं, टुकड़े कर दिए, एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये आ गया, फिर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, 7-8 लाइन इसके अंदर फिल कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा तो पेपर प्रॉपर हुआ ही नहीं। कैसे होगा भाई? अप्रोच अगर बेहतर है, आपको पता चल गई है तो उसको फोकस करें, अगर नहीं पता है तो फिर कोई समाधान नहीं होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना जरा, इंग्लिश के अंदर ही रखा है मैंने सिर्फ इनको, रीज़न आप समझ रहे होंगे। साथ में अगर हिंदी और आ जाती तो सवाल दिखने में इतना छोटा होता कि कुछ समझ भी नहीं आता। चलो, ऊपर वाला पार्ट आपको पढ़ना नहीं होता असल में देखा जाए तो, नीचे क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड है उस पर टारगेट करना होता है। क्वांटिटी फर्स्ट देखो क्या कहा, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 mm दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और फिर आपका 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई 3 गुणा 30 गुणा 30 सेंटीमीटर दे रखी है, इसमें 3 mm के कितने क्यूबॉइड काटे जा सकते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है, बड़े वाला जो क्यूबॉइड है उसके अंदर छोटे क्यूब का, बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम में छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम का डिवीजन कर दो, यहाँ से नंबर ऑफ क्यूब्स बन जाएंगे। तो क्या करना है, एक तो ये ध्यान रखना, दूसरा यूनिट सबकी सेम रखनी है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 30 सेंटीमीटर। 30 दे रखा है तो उसको 300 मिलीमीटर, 30 दे रखा है उसको 300 मिलीमीटर। नीचे क्यूब का डिवीजन करोगे तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 इसकी साइड होंगी, क्योंकि एक शेप से आप अगर n शेप बनाते हो तो वॉल्यूम आपका सेम होता है। तो बड़े वॉल्यूम के अंदर हमने क्या कर दिया, छोटे वॉल्यूम का डिवीजन कर दिया, इससे n की वैल्यू निकल के आती है। ऐसे भी समझ सकते हो, एक पानी की बोतल भरी हुई है, उससे आपने 5 छोटे गिलास भर दिए, तो पानी की बोतल का वॉल्यूम बराबर n इंटू में जो आपके ग्लास हैं उस एक ग्लास का वॉल्यूम, तो लिख सकते हो 5 इंटू में एक ग्लास का वॉल्यूम बराबर एक बोतल का वॉल्यूम। ये सिंपल सा लॉजिक है। सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, कुल मिलाकर के 2 4 5 जीरो आपके पास यहाँ पर निकल के आ गए। ठीक है, अगले सेकंड क्वांटिटी को और जज कर लेते हैं। क्या कहा, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 3 mm इंटू 30 mm इंटू 30 mm कैन बी कट आउट ऑफ ए साइड क्यूब ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में ले लो, 300 300 और 300, इसमें से कट करने हैं कितने, 3 इंटू 30 इंटू में 30, कितने बनेंगे, 3 तो सब में से खत्म हो गया, 2 जीरो इसमें से कैंसिल आउट कर दो, इसके पास 4 ही जीरो हैं, इसके पास 5 जीरो हैं। क्वांटिटी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड किसके अंदर है भाई, ऑप्शन बी के अंदर है। एक सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर आप सारा वो एक्सपेक्ट ना करें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं कि सर पूरी की पूरी थ्योरी करवाओ, नहीं, कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, मेंसुरेशन वाई वासु सर, आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिलेंगे, उनमें जाएं, उनको देखें, उनका नोट्स बनाएं। हर चीज़ के अंदर आपको सटीक अप्रोच मिलेगी, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, कहीं भी कोई वाया ट्रिक है, ये है वो है, उसकी बात नहीं की गई है। हर चीज़ के आपको परफेक्ट मैनर में लॉजिक दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सोल्व किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
और डेटा कई बच्चे क्या करते हैं, इजी डेटा है मत सोल्व करो भाई, उसको पता चल रहा है वो कितना है, इसमें भी पता चल रहा है कौन सा पार्ट कितना है, 4 जीरो मतलब 10,000, ये वाला 1,00,000, क्या सोल्व करके लिखोगे आगे, सीधे सीधे जज करो और आगे बढ़ो। ये आपकी एग्जाम अप्रोच होती हैं जो आपको लिमिटेड नॉलेज के अंदर भी औरों से अलग कर देती हैं। देखना भाई अगला क्वेश्चन देखना क्या कहा, क्वांटिटी फर्स्ट क्या बता रहा है कि राम ने इन्वेस्टमेंट किया है। राम इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹52,000 इन स्कीम ऑफ ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम आफ्टर 3 years। कि राम ने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, पैसा है 52,000 रुपये, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट आपको बताना है कितना अर्न किया गया, ये क्वांटिटी फर्स्ट है। रहीम 28,750 रुपये को इन्वेस्ट करता है इन ए स्कीम ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम आफ्टर 3 years। ठीक है, चलो सोल्व कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के लिए 331 का पैटर्न बता रखा है, जिसको नहीं पता है वो बच्चा क्या करे, सिंपल है, सर्च करे कंपाउंड इंटरेस्ट बाय वासु सर, सारे लॉजिक मिलेंगे, सीधे अप्लाई कर ले। देखो 52,000 रुपये का 10% आपको 3 बार मिलेगा, 10% कितना होगा 5,200, फिर 3 बार वापस से इसका 10% निकलेगा तो कितना मिलेगा आपको 520 रुपये, फिर एक बार आपको मिलता है इसका भी 10% 52 रुपये, ये तो इजीली हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, 28,750 रुपये का क्या भाई 20% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20 60%, इसका 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/5, 5 का डिवीजन कर दिया 5 बार, ये इजीली सोल्व हो रहा है। फिर 5 7 35 5 और ये आपका 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 15 21 और 1 22, 15 2 17, इसका तो ये बना, इसको ऐड करते हैं थोड़ा सा देखना, ये बना आपका 15,600 रुपये, आप चाहते तो सीधे लिख सकते थे। ये आपका कितना बना, इसी का 10% लिखोगे तो ये बनेगा आपका 1560, ऐड भी करके देख सकते हो, और इसमें ऐड कर दिया 52, 2 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, और यहाँ से 5 6 और 1 7, और ये आपका 17,212। क्या है क्वांटिटी सेकंड बड़ी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी छोटी है, इसकी कम है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप चाहते तो इस अप्रोच को सीधे फॉलो कर सकते थे कि 3% 10% निकालोगे 5,200, 3 गुना करके लिखो 15,600, इसका 10% अगली टर्म होती है, उसका 10% 156 होगा, लेकिन उसको 1/3 करके लिखना होता है, ये बात लिखते कंपैरिजन हो गया, सीधे सीधे आप इसको हिट कर सकते थे। इनइक्वलिटी का मतलब ही सीन ही ऐसा क्रिएट होता है इसके अंदर कि वो पूछता है तो असल में 2 सवाल जरूर पूछता है, लेकिन वो दोनों सवाल आपके इजी नेचर के होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या कहा कि आलेख और आलिया एक साथ 5 दिनों में एक काम कर सकते हैं। फिर इसने कहा आलिया और अमन मिलकर के 15 दिन में काम कर सकते हैं। आलेख के 4 दिन और आलिया के 5 दिन काम करने के बाद अमन अकेला 4 दिन में काम पूरा कर लेता है। आलिया अकेले काम को कितने दिन में कर सकती है। देखो एक तो अपने पास क्या है आलेख, एक के लिख देते हैं, आलेख और आलिया मिलकर के, ठीक है, आलेख और आलिया मिलकर के काम को करते हैं 5 में। और फिर इसने क्या कहा आलिया और आपका जो अमन है वो मिलकर काम को करते हैं 15 दिन में। एलसीएम ले लिया 15, इन दोनों की इफिशियंसी डिवीजन करोगे 5 का 3 आएगा, 15 का करोगे इफिशियंसी 1 आ गई। ठीक, अब क्या कह रहा है आलेख 4 दिन काम करता है, आलिया के 5 दिन काम करने के बाद अमन 4 दिन काम करता है। अब देखो सीन कैसे क्रिएट हुआ, आलेख ने किया 4 दिन तक, 4 गुना में आलेख का काम, ठीक है। फिर 5 दिन काम किया आलिया ने, 5 दिन आलिया का काम, उसके बाद 4 दिन काम किया है किसने अमन ने, कुल मिलाकर के काम कितना है 15। अब यहाँ क्या होता है आपके पास अकेले अकेले किसी की भी इफिशियंसी नहीं है, लेकिन पेयरिंग में है, किसकी आलेख और आलिया की है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 गुना में आलिया और फिर 1 गुना में आलिया। फायदा क्या हुआ, इन दोनों में 4 कॉमन आ गया
और ब्रैकेट के अंदर आलेख प्लस आलिया बच गया जिसकी इफिशियंसी 3 है। अगले केस में देखो एक पेयरिंग और बना लो, यहाँ पर क्या कर लो, 3 बार अमन कर लो और 1 बार अमन और कर लो। इसका फायदा क्या हुआ, आलिया और अमन आपका यहाँ पर निकल के आ गया, एक दिन की इफिशियंसी 1 है दोनों की। फिर 3 गुना में आपके पास अमन आ गया, टोटल वर्क आपका 15, 12 एक आपका 13 हो गया, 13 यहाँ पर हो गया, ये उधर चला जाएगा 13 आपका, तो क्या बचेगा, माइनस का 13 कर दोगे, आपके पास बचा 2। अमन की जो इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी, 2/3 लिखा जा सकता है। अगर अमन की इफिशियंसी 2/3 है तो एक बात बताओ, दोनों की तो 1 है, तो आलिया की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1/3। अब क्या कह रहा है, आलिया अकेले कितने दिन में काम कर सकती है, टाइम बाई आलिया आपको लिखना है, वर्क है 15, इफिशियंसी 1/3, ऊपर चले जाओगे 45 आपका निकल के आ जाएगा रिजल्ट। सुधार क्या करना है वो थोड़ा सा एक बार के लिए मेरे साथ साथ समझने का प्रयास करें। इतना पार्ट आपको लिखना है, वो जानबूझ करके ऐसे नाम फंसाता है कि आप लिखेंगे भी, जैसे आलेख और आलिया को लिखेंगे तो भी उसे ALL AA से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए तीनों का नाम ही उसने A पर रखा कि स्टूडेंट कुछ तो लिखे। अब आपको पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें पेयरिंग में पता है, आलेख 4 दिन काम करता है, आलिया 5 दिन करती है, तो आप क्या करो, 4 दिन आलेख और 4 दिन आलिया लिखोगे, आलेख और आलिया की इफिशियंसी ये वाली। फिर 1 दिन का आलिया का काम है, उसके साथ 1 दिन अमन की पेयरिंग कर दो, अमन ने 4 दिन किया, 3 दिन अमन की और बच गई, काम कितना आपका 15, 12 और एक 13 लेस कर दोगे 2, अमन की जो इफिशियंसी है 2/3। अगर इसकी 2/3 है तो आलिया की इफिशियंसी दोनों की जुड़कर 1 बन रही है, तो 1/3, काम कितना है 15, कितने दिन में, 45 डेज में। एग्जाम में ये होता है, ये करना पड़ता है, इनको सीखना पड़ता है। अपने पास कोई और है ही नहीं कि आप कोई एक्सक्यूज दे दें कि सर ऐसा भी हो सकता था, कर लो भाई डिटेल में, क्या समस्या है, डिटेल में करोगे, आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, आपके पास टाइम है। लेकिन जिस बच्चे ने सीखा है, जिसके पास सटीक डायरेक्शन है कि भाई सवालों के अंदर ऐसे सोचना पड़ता है उस पर्टिकुलर टाइप के, अब जैसे टाइम एंड वर्क है, गिने चुने 8-10 टाइप के तो सवाल बनते हैं, हर पैटर्न के ऊपर ठीक कमांड करो। अब जो 10 पैटर्न बनेंगे उनमें आपको पता है कि 6 पैटर्न तो एकदम ईजी होंगे, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है, हर बच्चा ही उनको वैसे करेगा। 4 ही तो पैटर्न बचे, उनमें भी हो सकता है 2 पैटर्न एक्सट्रीम कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं, उनमें सुधार करो। 2 ऐसे होते हैं कि जिनमें कॉन्सेप्ट ठीक काम में लेना स्टार्ट कर दें आप, तो आपके लिए ईजी होंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो ये सुधार करने होते हैं। मैथ्स अपने आप में, क्वांट का सेक्शन अपने आप के अंदर टिपिकल नहीं है। आप अगर पूरी मैथ्स को सोचेंगे तो हो सकता है कि सर इतना है, ये है, वो है, नहीं, चैप्टर वाइज सोचो। चैप्टर में 10-12 हिस्से बनेंगे, मैक्स टू मैक्स 15 बन जाएंगे, इससे बड़ा तो कोई सीन ही नहीं बनता। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे 10 में प्रॉब्लम है, नहीं, 50% अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा आपके लिए ईजी है। आपको बस एग्जाम अप्रोच के ऊपर काम करना है। नॉलेज लिमिटेड है, सवाल ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सके कि सर नहीं हो रहा है, हर सवाल होगा। इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी है कि आप उसे थोड़ा सा माइंड में करें। ये जो सवाल है स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, नहीं बात बनती है तो भी करना, और बात बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट उम्मीद आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं, एक सवाल आपके सामने है और देखना जरा। देखो इसने क्या कहा कि एक आम, मैंगो और एक नारंगी, ऑरेंज की कीमत क्रमशः 200 रुपये और 100 रुपये है। अगर आम और संतरे की कीमत में 20% और 25% की वृद्धि हुई है, यदि कोई व्यक्ति 10 आम और 5 संतरे खरीदना चाहे तो कीमत में वृद्धि होने के बाद उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। सीधे सीधे सोचना, आम पर कितना खर्चा, 200 रुपये है एक की कीमत, 10 लाया, कितने रुपए का खर्चा, 2000 रुपये का हो गया। नारंगी 100 रुपये की आती है, ऑरेंज 100 का, 5 लाया, 500 रुपये। अब एक्स्ट्रा खर्चा कितना, 20% रेट अगर बढ़ गई है तो जितना पहले पे कर रहा था इसका 20% और पे करेगा, 400 पे करने। अगर यहाँ रेट 25% बढ़ी है तो उसे जितना पैसा पहले पे कर रहा था उसका 25% और पे करना पड़ेगा। 25 गुणा 5 आपका 125 रुपये। ऑल ओवर उसे 525 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब कितने पे कर रहा था भाई, 2500।
परसेंटेज में बदलना, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे कट गया। 25 का डिवीजन करोगे 2 बार, 1 बार, 21% इंक्रीज हो गया। सीधा सटीक, बिना कोई अनवांटेड काम किए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं करने की नीड थी। बस समस्या ये आती है कि स्टूडेंट ये सोच लेता है कि 200 है, 200 का 20% निकालूंगा मैं तो 240 होगा, उसे 10 से गुणा करूंगा, 2400 कीमत आई। क्यों कर रहे हो? महंगाई, अगर एक फ्रूट की कीमत 20% बढ़ी है तो पहले जितना भी एक्सपेंडिचर था उसका 20% बढ़ना तय है, कोई तनाव वाली बात नहीं है। तो सीधे सीधे आप यहां पर इस सवाल को ऐसे डील कर सकते थे। तो भाई आपका आज का सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। एक दो बच्चे पिछला जैसे सेशन देखोगे उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप तो क्लर्क लेवल का करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। पिछला सेशन हो गया, ये सेशन हो गया, उठा करके एक बार आरबीआई ग्रेड बी के पेपर देख लो। अगर आपको ये क्लर्क लेवल का लग रहा है तो मेरे हिसाब से आप इंडिया में होने वाली हर एक बैंकिंग एग्जाम को इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। इजी लग रहा है, इजी कब लग रहा है? आपने सिर्फ सवाल देखते हैं, आप वो क्यों नहीं देखते कि एग्जाम हॉल में टाइम का प्रेशर भी होता है, सेक्शनल टाइम दिया जाता है, उसके बाद सवाल गायब हो जाएंगे। मैं मान ही नहीं रहा हूं, मेरे हिसाब से किसी बच्चे ने सेल्फ स्टडी भी की है तो वो जितने भी सवाल हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, क्या बैंक पीओ के, क्या क्लर्क के, क्या आरबीआई ग्रेड के, आईबीपीएस के, एसबीआई के, आरआरबी के, कोई भी पेपर उठा लेगा उसका 95% तो वो कर ही लेगा अगर उसने सेल्फ स्टडी भी की है। समस्या सिर्फ आती है एग्जाम हॉल में बैठना और उस दिए गए टाइम के अंदर औरों से बेहतर परफॉर्म करना, वो समस्या है। अब इस टाइप के बच्चों का तो करें भी क्या भाई, कि क्लर्क लेवल का होता है, ये करवाते हो वो करवाते हो। भाई आपका तो भगवान ही जाने क्या हिसाब किताब है और क्या सोचकर आप ये जज कर लेते हैं। हाँ, वो बच्चा तो जज करता ठीक लगे कि सर मैंने आरबीआई ग्रेड बी के पेपर देखे थे, आपके क्वेश्चंस उनमें मैच नहीं हो रहे हैं, तो कहे तो भी समझ आता है कि भाई देखना पड़ेगा, हमने कहाँ से डाउनलोड कर लिए पुराने पेपर कि ये बच्चा ऐसे कह रहा है। स्टडी आईक्यू के ऊपर ध्यान रखना, जो भी आपको एजुकेटर पढ़ाता है वो टू दी पॉइंट पढ़ाता है। अगर उन्होंने कहा इस एग्जाम के लिए चल रहा है, उसी एग्जाम के लिए चलता है। पीछे रेलवे की सीरीज चली है, बिल्कुल रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। रेलवे की सीरीज में ये भी कहा है कि भाई स्टेट लेवल की एग्जाम में हेल्प करेगा, एसएससी का बेस बिल्डअप करेगा। देखो करता है, एग्जाम में बैठो, पुराने पेपर के साथ उनको देखो। एसएससी के मॉक चलते हैं मतलब एसएससी के चलते हैं, आईबी के मॉक चलते हैं, इसका मतलब आईबी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही चलाते हैं। तो हम लोग कोई आलतू फालतू बात नहीं करते कि वही सवाल करवाने हैं तो फिर इसका नाम ही क्यों रखा, वही रख देते, उसमें तो व्यू भी ज़्यादा जा रहे थे। हमारा ऐसा कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होता है। अगर हमें पढ़ाना आईबी वाला ही है, उसको ज़्यादा बच्चे ही देख रहे हैं, तो हम आरबीआई को क्यों लेकर आते हैं? तो इस टाइप का फितूर अगर आपके मन में है तो उसे, मेरा मानना है कि उसे निकाल दें, उससे आपके अंदर ही एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। चलिए भाई, अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।